अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि तुर्की ने ईरान को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि आप तनहा नहीं हैं। और साथ ही साथ तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दवान, उन्होंने इसराइल पर भी हमले का ऐलान कर दिया है। खित्ते की सूरत हाल मजीद टेंस होती जा रही है और दो बड़े और ताकतवर ममालिक दोनों ने एक साथ अमेरिका से, अमेरिकी बेल्ट से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और चीन के बेल्ट में जाकर शामिल हो रहे हैं। इस पर कुछ तफसीलात है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इस सारी सूरत हाल और डेवलपमेंट के बाद ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है और ट्रंप अब चीन को धमकियां दे रहा है हमले की। चीन से कह रहा है कि हम चीन के ऊपर भी जो हमला है ना वो कर देंगे। ऐसा ट्रंप क्यों कह रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बन गई है, खास तौर पर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये समझा जा रहा था कि अब ईरान तनहा हो गया है, लेकिन जो सूरत हाल खित्ते की बनती जा रही है ये ईरान के लिए या ईरान की फेवर में ऐसे है कि अमेरिका तनहा होता जा रहा है और ईरान की जो सपोर्ट है वो मजबूत होती जा रही है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और पाकिस्तान के हवाले से जो कहा जा रहा था जी कि अगर सऊदीया पे अटैक होता है ईरान की तरफ से तो पाकिस्तान भी अटैक करेगा ईरान पर, इसमें भी अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि शायद पाकिस्तान अब ये ना करे। क्यों ना करे, या पाकिस्तान की फेवर में भी एक चीज चली गई है। दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के दो जहाज अबनाए हरम से जो गुजर रहे थे उनको रोक लिया। ये क्या हुआ, एक तरफ पीस टॉक पाकिस्तान कराया, दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान के जहाज रोक रहा है। ये क्यों हुआ, इसको क्यों पीस टॉक से जोड़ा जा रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है ना जी वो ये है कि बुनियादी तौर पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो टॉक्स नाकाम हुई हैं, या आप यूं कहें कि इनिशियल तौर पर कामयाब हो गई हैं, लेकिन इसमें कोई मामला तय नहीं हो सका। तो तय ना होने को कहा जा रहा है जी कि ये टॉक्स कामयाब नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, एक मुद्दा यह है कि अबनाए हरम्स का कंट्रोल, अमेरिका अबनाए हरम्स का कंट्रोल चाहता है और ईरान ये कंट्रोल देने के लिए तैयार नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है। बाकी जितनी भी सारी मामलात वगैरह है ना वो मामलात बहुत पीछे हैं, वो सब कहानियां ही फिलहाल आप समझे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करें। ऐसा क्यों है कि अबनाए हरम्स पर कोई चीज तय नहीं हो सकती दोनों फरीकों के दरमियान और एक ही फरीक के पास अबनाए हरम्स होगा। पहले तो मैं आता हूं जी अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि वो अबनाए हरम्स पर अपना जो मुकम्मल कंट्रोल है वो रखे, अगर उसने इस खित्ते पर अपना कंट्रोल रखना है। और अमेरिका के साथ जो अरब ममालिक हैं, जाहिर सी बात है यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदीया, सबके जो जहाज हैं वो अबनाए हरम से गुजरते हैं। अरबों के पास ये ऑप्शन है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें और अबनाए हरम्स को यूज़ करते रहें। जो सऊदीया और कतर की जानिब से इसी तरफ जो कुछ इकदाम है ना वो उठाए गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है जी यूएई की, तो वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो इसराइल सबके पीछे है जी, वो भी ये चाहता है कि ईरान के जो दांत है वो मुकम्मल तौर पर तोड़े जाएं। तो इसलिए जी सारी की सारी उनकी जो तरसील है, जितनी भी है, तेल की तरसील है, जो भी है, दीगर तरसील है, वो इसी रास्ते से होनी है। तो वो कभी भी ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और फिर अमेरिका अगर इस खित्ते में कंट्रोल रखना चाहता है तो अबनाए हरम्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अबनाए हरम्स का कंट्रोल जिसके पास होगा, खित्ते का कंट्रोल भी उसके पास होगा। तो इसलिए अमेरिका इस चीज से कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। दूसरा, ईरान, ईरान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। वो कैसे, ये भी आप मुलाजा कीजिए। अगर अबनाए हरम्स का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि अबनाए हरम्स को कंट्रोल करने का मतलब ईरान को कंट्रोल करना है, क्योंकि उनकी भी सारी जो तेल की तरसील है वो इसी रास्ते से होनी है। तो अगर इस रास्ते से तेल की तरसील होनी है तो ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने तेल के ज़खायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। बाकी तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता तो फिर तो आप पूरे ईरान को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो ईरान एंड तक जाएगा। और अभी तक जितनी कुर्बानियां ईरान की जानिब से दी जा चुकी हैं, जितनी तबाही, जितना नुकसान ईरान के अंदर हुआ है, ईरान कभी भी इस मामले से पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका भी इस मामले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जी, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लिबनान वाला जो मामला है, लिबनान मामले में भी सीज फायर पर वो तैयार नहीं है। खासतौर पर इसराइल तैयार नहीं है, वो तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुका है। और ईरान लिबनान का साथ देने से भी पीछे नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी जितनी भी आपके सामने डेवलपमेंट सामने आ रही है कि ये रीजन वो रीजन,
सब चीज़ों को आप छोड़ दें। जब तक इन दो चीज़ों पर कंसेंसस नहीं होता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर कामयाबी है कि सीज़ फायर अभी चलेगा, 21 तारीख तक सीज़ फायर चलेगा, अमेरिका ने टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मुज़ाकरात के दौरान अगर इन्होंने हमले कर दिए थे ना, तो सीज़ फायर के दौरान भी हमले हो सकते हैं। तो असल मसला अब नए हरम्स को लेकर अमेरिका और ईरान का ये है, जब तक ये तय नहीं होता। और फिर इसमें एक मीडिएटर का भी ये बताया गया था कि पाकिस्तान और सऊदीया इसका कंट्रोल ले लेते हैं, आप दोनों इसका कंट्रोल ना लें, लेकिन ये भी ईरान को मंजूर नहीं है। जाहिर सी बात है, वो कैसे इस चीज़ को मंजूर कर सकता है। तो इस वजह से जी मामलात यहाँ पर रुके हुए हैं। अब नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, इस सारी सूरत हाल में तुर्की की जो एंट्री है वो होती है। तुर्की की एंट्री कैसे होती है, इससे पहले समझिए। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने ये स्टेटमेंट देती थी, इसराइली पीएम ने, कि वो ईरान मामले से पीछे नहीं हटेंगे और वो ये जंग करेंगे, वो ये जंग जारी रखेंगे, ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो करेंगे, और यूएई भी इसराइल के साथ था। ये मुज़ाकरात के दौरान जो स्टेटमेंट थी वो सामने आई। फिर नेतन्याहू ने ईरान के साथ साथ तुर्की को भी रगड़ा लगाया और ये बता दिया कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर है, ईरान के बाद तुर्की का नंबर है। ये इसराइली जो पीएम है नेतन्याहू, उनकी जानिब से क्लियर किया गया है अपने उस मैसेज के अंदर। अब ये बात होना थी कि जो तैयब अर्दवान है तुर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खुलकर जो स्टेटमेंट है वो आकर दे दिया, बल्कि वीडियो स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई है। आप बेशक वीडियो देखने के लिए मुकम्मल उनकी सर्च कर सकते हैं नेट पर। उन्होंने क्या वीडियो स्टेटमेंट दी है जी, वो ये कहते हैं कि अगर खिते में जंग छिड़ती है और पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात जो करवा रहा है इसमें नाकामी हो जाती है, तो फिर उसके बाद इसराइल पर हमला फर्ज हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की जो है वो कह रहे हैं। उनको भी ये नजर आ गया कि अगर ये जंग छिड़ती है, ये ईरान को तबाह करते हैं, तो हमें इसमें कूदना पड़ेगा इसराइल पर हमला। इसीलिए वो फर्ज कह रहे हैं कि ईरान के बाद उनको ये लग रहा है, जो कि धमकी भी दे दी गई है, कि फिर तुर्की का नंबर है। तो इसलिए जी उन्होंने ये कह दिया है। सारी नजरें इस वक्त इन मुज़ाकरात के ऊपर, इस सीज़ फायर के ऊपर लगी हुई है कि जैसे ये सीज़ फायर टूटता है ना, फिर उसके बाद तुर्की भी कूदेगा और वो भी जो हमला है ना वो इसराइल पर करेगा। और वो कहते हैं कि फर्ज है, फर्ज करार दे दिया गया है। अब ये दो ममालिक के हवाले से, तीन ममालिक ईरान, तुर्की, इसराइल के हवाले से आपको बता दिया। इनको आप थोड़ा सा आप साइड पे कर दें। अब हम आते हैं चीन और अमेरिका की तरफ। सिर्फ यहाँ तक ही तबाही नहीं हो रही, जो मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि पूरी दुनिया में इस वक्त टेंस सिचुएशन है। वो कैसे? वो ऐसे जी कि ट्रंप ने चीन को भी जो धमकी है वो लगा दी है। ट्रंप ने चीन को भी धमकी लगा दी है। और क्या धमकी लगाई है? बुनियादी तौर पर जी ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जी, कि चीन कोई असलहा वगैरह फराहम कर रहा है ईरान को, और वो बहुत जल्द असलहा ईरान को दे देगा, असलहा या दीगर टेक्नोलॉजी वगैरह ईरान को दे देगा, जिससे जंग में उनके लिए मदद होगी। तो इस पर ट्रंप ने कहा है कि चीन अगर ईरान को हथियार देने की तैयारी कर रहा है तो फिर उसके बाद क्या होगा, चीन को भी ये महंगा पड़ेगा। अब चीन के ऊपर बरह रास्त तो वैसी बात है नहीं कर सकता, लेकिन क्या माशी तौर पर कोई अटैक्स होंगे या बिल्कुल खुलकर मैदान में आ जाएगा ट्रंप चीन के? क्योंकि ये जो सारी कार्रवाई या सारी जंग है ना, इसके पीछे एक बड़ा मकसद चीन भी है कि चीन को हमने ऊपर नहीं आने देना, उसे सुपर पावर नहीं बनने देना। अपना सुपर पावर का स्टेटस इसीलिए ट्रंप बहाल रख सकता है कि चीन जो है वो नीचे लगा रहे, और इस वक्त चीन तेजी से ऊपर आ रहा है। अगर सारा कंट्रोल ट्रंप के पास चला जाता है तेल का, तो जाहिर सी बात है वो चीन को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेगा, और चीन से जो ईवी के लिए मादनियात वगैरह ली जाती हैं अमेरिका की जानिब से, जो कि वो उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और मुकाबले में आ जाएंगे। तो ये एक पीछे बहुत बड़ी, ये भी एक कहानी है इस जंग की, जहां पर और बहुत सारी रीजंस है ना। तो इसीलिए वेनेजुएला का जो तेल है उस पर भी ट्रंप की जानिब से जो कब्जा है अमेरिका की जानिब से वो पहले किया गया। ये चीन को धमकी लगाई है ट्रंप ने। अच्छा, एक तरफ ये धमकी थी, फिर यूरोप और नेटो को मुसलसल ट्रंप धमकियां लगा रहे हैं। अब होता क्या है, स्पेन और कनाडा, सबसे पहले स्पेन के जो वज़ीर आज़म हैं उनको जब ट्रंप ने यह धमकी दी कि आपसे हम अपनी तिजारती जो ताल्लुकात है वो ख़त्म कर देंगे, तो स्पेन के वज़ीर आज़म आज पहुंच गए हैं चीन में। अब चीन से मुलाकात करने का मतलब क्या है कि जो इतिहाद हैं वो टूट रहे हैं और नए इतिहाद बन रहे हैं। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म भी और कुछ और ममालिक जो हैं वो भी चीन से रब्ता कर चुके हैं। अब अगर तिजारती सरगर्मियां चीन से बढ़ती हैं और ये सारा ब्लॉक एक तरफ होता है, तो ट्रंप की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। वो हर किसी से पंगा ले रहे हैं इस टाइम पे, अरबों से
मतलब है कि जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इस्तेमाल की, फिर इसी तरह से जो है वो चीन को धमकियां दे रहे हैं ट्रंप, इसी तरह से इसराइल, जाहिर सी बात है सारे के पीछे या इसराइल से भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं ट्रंप, तो ट्रंप के अपने लिए भी अच्छा नहीं है और ओवरऑल अमेरिका जो है वो खुद को भी तनहा करता जा रहा है, अपने इत्तेहादियों को खोकर, नेटो इत्तेहाद को भी खोकर। अब आता हूं कनाडा की तरफ। कनाडा आप यूं समझिए कि अमेरिका और कनाडा एक ही है, ठीक है। कैनेडियन पीएम ने भी आज एक बहुत बड़ी वीडियो स्टेटमेंट दे दी है। वो वीडियो स्टेटमेंट क्या देते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। कैनेडियन पीएम की आज की वीडियो स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं है मां सिवाय अमेरिका से। और मेरे ख्याल से कोई $1 में 70 सेंट जो है वो शायद दिए जाते हैं कनाडा की जानिब से अमेरिकी दिफा के लिए, कुछ इस किस्म का उनकी थी स्टेटमेंट। तो वो कहते हैं कि ये अमाउंट भी अब हम नहीं देंगे अमेरिका को। तो कनाडा भी और फिर स्पेन भी, ऑलरेडी फ्रांस जो है वो अपना सारा सोना निकाल चुका है, अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें इजाफा करता जा रहा है, मिलिट्री में इजाफा जो है वो करता जा रहा है। फ्रांस जो है वो अलहदा हो चुका हुआ है। और फिर इसी तरह से इटली की स्टेटमेंट्स आप देख लें, ये सारे इवन के ईरान जंग में भी इत्तेहादी नहीं बन रहे अमेरिका के, और कह रहे हैं कि अमेरिका को इससे पीछे होना चाहिए। इस वक्त अमेरिका सख्त मुश्किल में फंसा हुआ है, उसे कोई फेस सेविंग भी चाहिए, अपना हर्म्स का कंट्रोल भी चाहिए। और यूरोपियन ममालिक को भी ये मालूम है कि अपना हर्म्स का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान के पास कंट्रोल रहता है तो फिर उसके बाद हमने भी तो वहां से जो तरसील है वो करनी है, हम कैसे करेंगे। इसके बावजूद ट्रंप का जो साथ है, अमेरिका का साथ, वो नहीं दिया जा रहा नेटो ममालिक की जानिब से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं, और ये सारी एन मुज़ाकरात के दौरान और मुज़ाकरात के बाद की सिचुएशन है। अब जो मैंने कहा कि ये सारा कुछ ईरान को सूट कर रहा है, कैसे ईरान को सूट कर रहा है कि ईरान अब तनहा नहीं रहा। एक तो तुर्की बीच में आ गया, नंबर 1। दूसरा, अमेरिका जो है वो अपने पार्टनर्स खोता जा रहा है, और चीन जो कि इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, आप यूं कहें, या उसकी जो एक स्टैंडिंग है वो ईरान के साथ है। सब रुख कर रहे हैं चीन का, और ईरान का जो अपनाए हरम्स है, चीन भी ये नहीं चाहता कि यहां पर कंट्रोल हो अमेरिका का, वो ईरान का ही कंट्रोल चाहता है। तो ये सारा आप समझ ले एक तरफ बेल्ट चला गया। फिर एक और बेल्ट कौन सा? पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और ईरान वाला। अब नाज़रीन, अगर ये बेल्ट बन जाता है, मुस्लिम बेल्ट ये वाला बन जाता है, तो क्या होगा? कोशिश ये थी ना कि ईरान और सऊदीया को भी आमने सामने लाया जाए, कोशिश यही थी ना, लेकिन पाकिस्तान का मुस्बत रोल था और ऐसा नहीं हो पाया, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान ने आज फौजें तैनात कर दी हुई हैं, सऊदी जो बेस है एक मिल गई है जो कि ईरान के बहुत करीब है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सऊदीया की तरफ से कोई अटैक होगा या ईरान की तरफ से कोई अटैक होगा तो नौबत नहीं आएगी कि पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो, मतलब ये क्लियर किया जा चुका है कि हमारा मुआहदा है तो हमें उस मुआहदे की जो पासदारी है वो करनी है। नौबत क्यों आएगी? पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी खबर इसलिए है कि दूसरी तरफ जिस तरह ट्रंप चीन को धमकियां लगा रहा है तो चीन खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ यूरोप ऑलरेडी चीन की तरफ जा रहा है, फिर इसी तरह से तुर्की जो है वो ऑलरेडी ईरान के साथ इस जंग में शामिल हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान जो है, ये जो सऊदीया है, आप बल्कि यूं समझ लें कि पाकिस्तान उसी तरफ जाएगा जहां पर सऊदीया होगा, तो सऊदीया सारी सिचुएशन में कैसे मुखालिफ खड़ा हो सकता है? जो ट्रंप ने गालियां दी थी ना बिन सलमान को, वैसे ही नहीं दी थी, वो शायद कोई बात नहीं मान रहे थे, या इस जंग में जो यूएई का किरदार है ना कि वो तो फुल ऑन हुआ हुआ है जी कि आप खत्म करें ईरान को, तो सऊदीया का जो है ये स्टैंड नहीं है, ये स्टैंडिंग सऊदीया की नहीं है, तो इसी वजह से ट्रंप शायद गुस्से में भी था। तो इसका मतलब ये है कि सऊदीया भी इस तरफ होगा और पाकिस्तान भी इस तरफ होगा। तो ये सारी सिचुएशन ईरान को सूट करती है, क्योंकि इनकी सपोर्ट जब ईरान के साथ होगी तो ईरान मजीद जो मजबूत है वो होगा, अमेरिका तनहा और उसके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि वो इससे फिर निकले, और पीछे जो है वो इसराइल बच जाता है या यूएई बच जाता है। तो यूएई को तो आप छोड़े, वो जब तक अमेरिका खड़ा हुआ है ना तब तक तो ठीक है, अदरवाइज यूएई अपना डिफेंस जो है वो भी नहीं कर सकता। तो ये खित्ते की सूरत बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, नए ब्लॉक्स, नए जो इतिहाद है वो बन रहे हैं और जो पुराने इतिहाद हैं वो टूट रहे हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की जानिब कि पाकिस्तान के 2 जहाज अपनाए हरम से गुजरने थे लेकिन उन्हें रोक लिया गया। ये क्या वजह है? एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सालसी करा रहा है, अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, आखिर क्यों ईरान ने जो 2 जहाज हैं वो रोके हैं? अब इस पर जो कुछ मतलब है कि बयान किया जा रहा है या अखज़ किया जा रहा है वो ये है जी कि ये जो पीस टॉक्स है ना, शायद इसके नतीजे में ये हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? अभी तक जैसे ऑफिशियल तो कुछ सामने नहीं आया कि उन जहाज़ों को क्यों रोका गया, लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इन पीस टॉक्स में शायद पाकिस्तान
जो है वो ख़ास तौर पर जो सऊदीया में जो एक वो फौजें भेजी और फिर सऊदीया की तरफ से एलामिया सामने आया, तो जाहिर सी बात है वो किस लिए था कि ईरान के ऊपर मजीद दबाव डाला जाए कि हमने भी तैनात कर दी हैं सऊदीया की तरफ से, अटैक हुआ तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए मुज़ाकरात के लिए मान जाओ। तो शायद ये डेवलपमेंट हो सकती है। नहीं तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो ईरान जो पाकिस्तान के जहाज़ गुजरने दे रहा था, अचानक से पाकिस्तान के जो 2 जहाज़ हैं उनको नहीं जाने दिया गया और शायद वो मुड़ गए हैं और ओमान की साइड पर जो है वो मुड़ गए और वहाँ पर जो कोई पोर्ट वगैरह होगी वहाँ पर वो रुकेंगे। तो ये भी इस सूरत हाल में बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अभी तक का जो रोल है ना वो मुस्बत ऐसे रहा है। अगर हम अमन मुज़ाकरात को लेकर देखें, मुज़ाकरात हुए कामयाब, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी जीत है कि 2 बड़े फरीकों को पाकिस्तान ने एक टेबल पर बिठाया, मुज़ाकरात करवाए और चीज़ों पर इतफाक हुआ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इतफाक हुआ। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि असल मुद्दा ये है कि अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा। तो इसमें दोनों में से कोई भी फरीक पीछे नहीं हटेगा। और फिर जो सीज फायर हुआ, जाहिर सी बात है उसमें भी पाकिस्तान का रोल था। 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ और ये सीज फायर अभी कंटिन्यू रहेगा और मुज़ाकरात अभी चलेंगे और मुज़ाकरात ऐसे चलेंगे कि टाइम दिया गया है, पेशकश की गई है। ईरान की तरफ से अगर कुछ आता है या अमेरिका की तरफ से हो सकता है कि इन 2 हफ्तों के दौरान भी कुछ जो एक और नई डेवलपमेंट है वो हो सकती है मुज़ाकरात को लेकर, या वो कह सकता है कि ये बात मान लें वो बात मान लें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल पाकिस्तान का जो रोल था, जो कि एक होना चाहिए था, वो रोल पाकिस्तान की जानिब से अदा किया गया। बाकी मुज़ाकरात हुए कामयाब नहीं हुए, अब ये तो 2 फरीकों के दरमियान है ना कि वो किस तरह से मानते हैं। बहरहाल ईरानी जो वफ्द है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है कि असल में अमेरिका जो है वो बिल्कुल संजीदा था ही नहीं इन मुज़ाकरात में। यानी कि टेबल पर भी जो उनकी जानिब से बात की गई, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि जो मुज़ाकरात है ना वो कामयाब हों। मतलब है कि होता ऐसे है कि 2 फरीक जब आमने सामने बैठते हैं तो बराबरी पर बात होती है। तो अमेरिका का एटीट्यूड ये था कि आप तो हार चुके, आप जो कुछ हम आपको कह रहे हैं आप वो करें। भाई अगर ईरान ने ये करना होता तो वो पहले ही कर देते। और ईरान का जितना अभी तक लॉस हुआ है ना, आप यकीन कीजिए बहुत नुकसान हुआ है ईरान का, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। तो अब ईरान ये कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम कैसे पीछे उठ सकते हैं। वो जो स्कूल की जो बच्चियां थी उन पर जो हमला हुआ और उनकी जो पिक्चर्स थी ना वो एक तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। और वो जहाज़ की जो कुर्सियाँ होती हैं, सीट्स होती हैं ना, एक एक पिक्चर एक एक सीट पर लगाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है ईरान इन चीज़ों को यानी कि वो नहीं भूल रहा, ना ही वो भूलेगा इन चीज़ों को। तो इसे याद रखें कि ना ही अमेरिका ने ये जंग शुरू की थी कि अबनाए हरम्स पर जो टिकट है, जो टैक्स है या जो फीस है वो लगवा कर जंग में मैं पीछे हो जाऊँ। और ना ही ईरान ने ये सारी कुर्बानियाँ इसलिए दी हैं जी कि हम अबनाए हरम्स या पूरा मुकम्मल सरेंडर करके कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे दें। तो बहरहाल ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। मजीद इस पर जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का ज़ाहिर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।